नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों की। साथियों, संस्कृत की शिक्षण विधियां है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथियों, अगर आपने भाषा फर्स्ट या सेकंड में अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो जो लगभग 10% है वो शिक्षण विधियों के ही आने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम यहाँ पर प्रश्न की से प्रसंग वाक्य के साथ यहाँ पर उत्तर बताने वाले हैं। साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। साथियों, आशा करता हूं आपको यहाँ पर एक या दो पर्सन है आपको इसी वीडियो से आपकी रीट परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पर्सन की पहले की और हमारा पहला पर्सन है साथियों, व्याकरण शिक्षण प्रमुख विद्ये संति, यानी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या भाषा संदर्भ विधि। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों के अंदर ये तीनों विधि आती है, सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और भाषा संदर्भ विधि। साथियों, यहां पर सर्वे ऑप्शन रहेगा, यानी सभी का ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। साथियों, वाक्य देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों में सहयोग विधि भी आती है, भाषा संदर्भ विधि भी आती है और पाठ्य पुस्तक विधि भी आती है, यानी ये तीनों जो विधियां है वो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आती है। तो यहां पर संस्कृत में ये तीनों ही महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती है। दूसरा सवाल है हमारे साथियों, शिक्षण विधि नहीं है, यानी इसमें से शिक्षण विधि नहीं है, आपको छांटना है। वाद विवाद ये एक शिक्षण विधि है, व्याख्यानम ये भी एक शिक्षण विधि है, भाषणम ये भी एक शिक्षण विधि है, सूक्ष्म शिक्षणम ये एक शिक्षण विधि नहीं है, यानी सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षण विधियों के अंतर्गत यहां पर नहीं आता है, आप सभी को पता है। यहां पर इसका उत्तर देखेंगे, सत्य वाक्यों के साथ देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण विधियों के अंतर्गत यहां पर नहीं आती है। सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है, अपितु वाद विवाद, व्याख्यान और भाषण ये सभी शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका चौथा सवाल है, चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। यहां पर तीसरे सवाल की बात करेंगे। हमारे तीसरा सवाल है साथियों, किम विदेम भवता यदि छात्रम अनुशासित। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि यदि छात्र अनुशासित है तो क्या आपको विधेय होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन है तदे उदाहरण स्पष्टीकरणीयम, अनुशासनिष्य महत्तम बोधनियम, अनुशासित जने प्रेरणा स्वीकार्या और किमपि नैवे कृष्यति। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, ये दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि अनुशंस्य महत्तम बोध नियम है, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। यहां पर अगला साथियों देखो, वाक्य में क्या लिखा है, यदि छात्र अनुशासित नहीं होते हैं तो उन्हें अनुशासन का महत्व का बोध कराना हमें चाहिए, यानी अनुशासन के महत्व का बोध हमें कराना जरूरी होता है। आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही जवाब रहेगा। अगला साथियों यहां पर लिखा है साथियों, हर बटिए पंचपदा विकसितम रूपम अस्ति, यानी हरबट की जो पंचपदीय प्रणाली है उसका विकसित रूप कौन सा है। हरबट की पंचपदीय प्रणाली है साथियों, इसका विकसित रूप हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पर वाक्य विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, मूल्यांकन विधि है या पाठ्यशाला विधि है। तो यहाँ पर हरबट की जो विकसित रूप की जो है वो आपकी मूल्यांकन विधि है, यानी आपका मूल्यांकन विधि वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हम इसकी वाक्य देख लेते हैं साथियों। वाक्य है, हर बटिए पंचपदी एक नवीन विधि है जिसका विकसित रूप है वो क्या है, मूल्यांकन विधि है, इसको माना गया है। हर बटिए पंचपदी पाठ योजना में इसे प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कुल मिला के पंचपदी में 5 चरण यहाँ पे बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका विकसित रूप कौन सा है, मूल्यांकन। तो आपका ये वाला ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पांचवें सवाल की बात करेंगे साथियों, यहां पर लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी शिक्षण विधि का है। कविता शिक्षण प्रारंभिक कक्षा सु उत्तमो विधि अस्ति, यानी ये कह रहा है कविता शिक्षण के प्रारंभ में कक्षा में उत्तम विधि है। कौन सी विधि उत्तम रहेगी कक्षा शिक्षण में। ठीक है, भाषानुवाद विधि, व्याख्या विधि, गीत नाट्य विधि, दंडान्वय विधि, कौन सी विधि है जो इसमें महत्वपूर्ण रहेगी साथियों। तो कविता शिक्षण में प्रारंभिक कक्षा में उत्तम जो विधि रहेगी वो आपकी रहेगी साथियों दंडान्वय विधि। कौन सी रहेगी साथियों, दंडान्वय विधि। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऑप्शन पे टिक लगाना साथियों। तो यहाँ का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दंडान्वय विधि। हम इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं साथियों। व्याख्या में लिखा है ये पद शिक्षण की विधि है। किस विधि है, ये पद शिक्षण की विधि है। साथ ही दंडान्वय विधि व्याकरण पर आधारित होती है और यहाँ पर दंड का वाक्य का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये दंड है ना साथियों, ये किसका प्रतीक होता है, ये वाक्य का प्रतीक होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपको दंडान्वय विधि, बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है, संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवादे विधि के उचित, यानी संस्कृत भाषा की शिक्षण में जो अनुवाद विधि है उसको किस नाम से हम जानते हैं। सूत्र विधि से, भंडारकर विधि से, व्याकरण विधि से या प्रयाण विधि से।
तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि है, उस विधि को हम यहाँ पर भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। तो आपका ये वाला जवाब बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। इसमें लिखा है व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी हम कहते हैं, और इसके प्रवर्तक कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। ये मोस्ट सवाल है साथियों, आप इसे जरूर याद करके जाए। अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल है साथियों, संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधि प्रयोगम केहे कर्तवाने, यानी संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग है ना, वो कहाँ पर होता है? ठीक है, किसने प्रयोग किया है? हमें यहाँ पे उनके जो प्रयोग करने वाले हैं उनका नाम बताना है। डॉक्टर स्टीव महोदय, डॉक्टर बेस्ट महोदय, डॉक्टर मैकडवल महोदय और डॉक्टर वीपी वोकिल महोदय। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों डॉक्टर वोकिल महोदय। आपका चौथा सवाल है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं सारे, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। वाक्य है प्रत्यक्ष विधि भाषा में होती है और संस्कृत की ये एक सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। प्रत्यक्ष विधि संस्कृत की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है और इसके जो प्रवर्तक है वो वोकिल महोदय है संस्कृत भाषा में। ठीक है, प्रथम प्रयोग है इन्होंने अंग्रेजी में इस विधि को संस्कृत से, संस्कृत में ही ये चलती है अंग्रेजी में साथियों। ठीक है, तो इसके वोकिल महोदय हैं, इसके प्रवर्तक हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है साथियों 8वां, प्रवचन विधि उपयोगे सार्थक के अस्ति, यानी जो प्रवचन विधि है उसका उपयोग कहां पर सार्थक है, यानी प्रवचन जो विधि है उसका उपयोग कहां पर सार्थक है, ये हमें बताना है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। जो प्रवचन विधि है उसका प्रयोग है ना सबसे ज्यादा जो सार्थक होता है वो साथी होता है उच्च माध्यमिक स्तर। ये वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यानी प्रवचन विधि का जो सार्थक उपयोग है वो आपका उच्च माध्यमिक स्तर पे रहेगा। यहाँ पे इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। प्रवचन विधि गद्य शिक्षण की विधि है। प्रवचन जो विधि है वो आपके गद्य शिक्षण की विधि है और इसका प्रयोग है वो उच्च माध्यमिक स्तर पे किया जाता है। यानी प्रवचन जो विधि है साथियों इसका उपयोग है वो उच्च माध्यमिक स्तर पे ही क्या रहता है? सार्थक रहता है। इसका सही जवाब बिल्कुल उच्च माध्यमिक स्तर रहेगा साथियों। इस तरह का अगर प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ के ही जवाब दें ताकि आपका जवाब बिल्कुल सही रहे। अगला सवाल है शिक्षण विधि नास्ति, यानी शिक्षण की विधि कौन सी नहीं? इसका पहला मेरा जवाब आ चुका है साथियों, इसका पहला प्रश्न आ चुका है। शिक्षण शिक्षण है ये जो आपका क्या है? शिक्षण विधि नहीं है। यहाँ पर इसके अलावा हमने यहाँ पे इस प्रश्न को पहले देख लिया था साथियों। अगले सवाल को देखते हैं। गद्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भवती, यानी गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञानात्मकम, कौशलाकनम, रागात्मकम और या सर्वे। यानी गद्य शिक्षण में प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य साथी होता है ज्ञानात्मकम। ठीक है, पहला ही जवाब इसका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो ज्ञान प्रदान करना होता है साथियों, तो पहला ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। संस्कृत में इस तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला सवाल है 11वां, आचार्य भरतानुसारम नाटक मंचन से शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य मस्ती। ठीक है, आचार्य भरत के अनुसार नाटक मंचन का जो शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य है विनोद जन्म में, विश्रांति जन्म में, हितोपदेश जन्म में या एतानी सर्वजनिक। यानी ये कह रहा है कि किसमें नहीं होता है आपको बताना है। यानी नाटक मंचन शिक्षण में प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। तो देखो ये वाला उद्देश्य होता है विनोदे जननम, विश्रांति जननम ये भी होता है और हितोपदेश जननम ये भी होता है। यानी एतानी सर्वनम है ये आपका नाटक में नहीं रहता साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों देखो इसमें थोड़ा सा हमें देखना है, तीनों ही बिल्कुल सही जवाब रहेंगे, तीनों ही रहेंगे एतानी सर्वाणी मतलब सभी आपका यहाँ पे इन तीनों का है। ठीक है, भरत मुनि ने यहाँ पे नाटक के 3 उद्देश्य बताए, यानी ये तीनों रहेंगे एतानी सर्वाणी, यानी सभी का ऑप्शन आएगा, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों की व्याख्या देख ले थोड़ी सी। भरत मुनि ने नाटक के 3 उद्देश्य माने हैं। पहला उद्देश्य है हितोपदेश जननम, इसका अर्थ होता है व्यक्ति या समाज के लिए कल्याणकारी उपदेश। दूसरा है विश्रांति जननम, ये होता है व्यक्ति और समाज में शांति प्रदान करना। और तीसरा है विनोदे जननम, सभी का मनोरंजन करना। तो यहाँ पर ये 3 प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, कस्मिने विद्यो प्रश्ना विषय स्थाधारिता भवंती, यानी किस विधि में प्रश्न विषय को धारित होता है? खंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि, दंडान्वय विधि या एक और 2 उप। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी हम वाक्य देखेंगे साथियों। इसमें लिखा है खंडान्वय पद शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है साथियों? पद शिक्षण की विधि है और इस विधि में प्रश्न श्लोक की विषय वस्तु पर अर्थात साहित्य पर आधारित होता है। तो यहाँ पर इसका 1 और 2 यानी खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि ये दोनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। यानी कह रहा है इस विधि में प्रश्न श्लोक की विषय वस्तु पर यह आधारित रहता है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर 13वां सवाल है साथियों। इसमें लिखा है पद शिक्षण अन्वय कितनी भी विधि भी प्राप्त, यानी पद शिक्षण में कितने प्रकार की विधि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रहती दवा भयमय विधि, यानी 2 प्रकार की। ठीक है,
यहां पर हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं साथियों, इसमें लिखा है पद शिक्षण में अन्वय दो प्रकार का होता है। अन्वय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है दंडान्वय व्याकरण आधारित, और एक होता है खंडान्वय यानी साहित्य आधारित। तो दंडान्वय होता है साथियों ये व्याकरण आधारित होता है, और खंडान्वय होता है ये आपका साहित्य आधारित होता है। तो यहाँ पर द्वि यानी दूसरा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है पाश्चात्य परंपरायाणाम शिक्षण विधि, यानी पाश्चात्य परंपराएं शिक्षण विधि कौन सी होती है? ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि पाश्चात्य जो परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है? भंडारकर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, अभिनय विधि, या एक और दो दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों दोनों ही रहेंगे, एक और दो। ठीक है, तो यहां पर भंडारकर विधि और व्याकरण अनुवाद विधि ये दोनों ही पाश्चात्य परंपरा की शिक्षण विधियां कही जाती है। तो यहाँ पर भंडारकर पाठशाला विधि, व्याकरण अनुवाद या भंडारकर विधि ये दोनों ही क्या है? परंपरागत विधियां है साथियों। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा रहेगा, एक और दो बिल्कुल दोनों सही रहेंगे। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे भाषा शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी कह रहा है कि भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ठीक है, प्रत्यक्ष विधि है, निर्बाध विधि है, मातृ विधि है, या एते सर्वे। तो भाषा शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आपका चौथा ऑप्शन रहेगा एते सर्वे, यानी ये तीनों ही क्या है? सही है, ये तीनों ही भाषा शिक्षण की विधियां है। हम यहाँ पे वाक्य देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि है जो कि वोकिल ने 1951 में दी है, भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। भाषा शिक्षण की क्या है? श्रेष्ठ विधि है ये प्रत्यक्ष विधि। और निर्बाध विधि और मातृ विधि है जो इसके ही क्या है? नाम है। यानी प्रत्यक्ष विधि को ही हम निर्बाध विधि भी कहते हैं और मातृ विधि भी कहते हैं। तो आपका एते सर्वे इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आपको ये याद रखना है, और ये संस्कृत में ही होती है। अगला सवाल है साथियों हमारा, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से मौखिक विद्या अपरम। ठीक है, यह कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की जो मौखिक विधि है ना वो कौन सी है? यानी ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, या आगमन निगमन विधि। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण की विधि है वो आपकी कौन सी रहेगी? तो आप सभी को पता है साथियों ये प्रत्यक्ष विधि रहती है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि रहेगी? प्रत्यक्ष विधि। हम इसकी वाक्य देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की मौखिक जो विधि है इसका दूसरा नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 18वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है 18वां सवाल है हमारा प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक किसे माना जाता है? किलपेट्रिक महोदय, स्किनर महोदय, हर्बर्ट महोदय, या जॉन डीवी महोदय। प्रायोजना विधि के जो प्रवर्तक है वो आपके किलपेट्रिक महोदय होते हैं, या पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी किलपेट्रिक महोदय ने ही प्रायोजना विधि दी, जिसको हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। 19वां सवाल है बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, क्रीड़ा विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, या कथा विधि। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि है वो आपकी रहती है क्रीड़ा विधि, जिसे हम खेल विधि भी कहते हैं। ये बाल केंद्रित विधि है, और बाल केंद्रित विधि के प्रवर्तक जो हम यहाँ पे देखना है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल। और मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ये आपको याद रखना है, और ये दोनों ही क्या है? बाल केंद्रित है। ठीक है, मॉन्टेसरी प्रणाली में आंख, कान, नाक यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, 20वां सवाल है सुग्गा विधि है। सुग्गा विधि क्या है? सुग्गा विधि का दूसरा नाम क्या है? पाठ्य पुस्तकम विधि, रचना विधि, लेखनम विधि, सूत्रणम विधि। तो सुग्गा जो विधि है ना साथियों, इसका जो दूसरा नाम है वो है पाठ्य पुस्तक विधि, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सुग्गा विधि का अन्य नाम आपका पाठ्य पुस्तक विधि भी कही जाती है। साथियों ये शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण सवाल थे साथियों 20। वीडियो हमारा कैसा लगा है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के प्रश्न है साथियों, एक और वीडियो आने वाला है जो कि 21 से लेकर 50 तक का वीडियो है, वो जस्ट ही आपसे अपलोड किया जाएगा थोड़ी देर में। आप यहाँ पर इन प्रश्नों को जरूर देखिए साथियों, आपके जो 10 है उसमें से लगभग 1 या 2 सवाल है जरूर इसमें से देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल से धन्यवाद।